हेलो दोस्तों, आज से हम भारतीय इतिहास की कक्षा प्रारंभ करेंगे। याद रखिए, ये जो भारतीय इतिहास है, अगर इसे आप छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपको यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इतिहास को मेंस की या फिर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपको पेपर 3 के भाग 1 के अंतर्गत 75 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतिहास आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। याद रखिए दोस्तों, इतिहास अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक की जानकारी देने वाली किताब को कहा जाता है। तो ऐसा किताब जो आपको अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक की जानकारी देता है, उस किताब को आप इतिहास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम इतिहास पर पहला वर्कशॉप करेंगे। कुछ दिनों बाद इतिहास पर दूसरा वर्कशॉप होगा और एक वर्कशॉप और होगा। तो टोटल इतिहास पर 3 वर्कशॉप किए जाएंगे और ये वर्कशॉप प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ऐसे 3 भागों में इतिहास को बांटकर किया जाएगा। इसमें आपको इतिहास का ओवरव्यू बताया जाएगा, जिससे कि आपको इतिहास पढ़ने से पहले उसकी लगभग सारी जानकारियां मिल जाए और आपको पढ़ने में आसानी हो। तो जिन्होंने इतिहास पहले से पढ़ रखा है उनके लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, ठीक है। और जो अभी बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। याद रखिए दोस्तों, इसके बाद की जो भी क्लासेस है वो आपको टेकेलेट के ऐप पर मिल जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप टेकेलेट के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर टेकेलेट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चालू करते हैं इतिहास को। इतिहास इतिहास दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में कभी भी बोर नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इतिहास, याद रखिए दोस्तों, इतिहास का नाम ही सबसे पहले हेरोडोटस ने लिया था। याद रखिए दोस्तों, इतिहास का नाम सबसे पहले किसने लिया? हेरोडोटस ने। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो हिस्ट्री शब्द है अंग्रेजी का, ये यूनानी भाषा की, ये जो हिस्ट्री शब्द है यूनानी भाषा के हिस्टोरिया, कौन सा शब्द? हिस्टोरिया। यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब ऐसा ज्ञान जो आपको अन्वेषणों से प्राप्त हुआ है, वही आपको इतिहास कहलाएगा। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, दैट इज हिस्ट्री। तो इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो जब भी हम लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला भाग है वो प्रागैतिहासिक, इसका जो पहला भाग है प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। इतिहास का ये जो दूसरा भाग है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो तीसरा भाग है वो ऐतिहासिक, इसका जो तीसरा भाग है दोस्तों ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इतिहास का जब भी हम अध्ययन करते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांट देते हैं दोस्तों? 3 भागों में। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हम इतिहास का लिखित साक्ष्य के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का पहला भाग प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन की बात की जाएगी या फिर आपको समझने के लिए कुछ जरूरत होगा तो मैं बता देता हूं। ऐसा कालखंड जिसमें हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, वो कालखंड कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ऐसा कालखंड जिसमें आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन आप उसे पढ़ समझ नहीं सके, वो कालखंड कहलाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसा कालखंड
जिसमें आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ और आप उसे पढ़ भी सके और समझ भी सके, ऐसा कालखंड कहलाता है क्या? आपका ऐतिहासिक काल। कालक्रम की अगर बात की जाए या फिर डेट की बात की जाए तो आपको डेट में हमेशा परेशानी होगी, और आप जैसे ही अलग अलग किताब पढ़ेंगे आपको उसमें डेट अलग अलग देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक्यूरेट डेट बताता हूं जो मैंने पढ़ा है, और बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा है, ठीक है। और आप डेट के हिसाब से अगर कंफ्यूज होंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी आगे जाके, ठीक है। इतिहास, इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का जो कालक्रम होगा वो मनुष्य की उत्पत्ति से, मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई तब से लेकर के 2500 बीसी तक। अब ये सोच रहे हैं बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं। हमारा जो कैलेंडर है उसमें ईसा मसीह के जन्म को, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म को माना गया जीरो। क्या माना गया है? जीरो। तो ये जीरो के पहले का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो कहलाएगा ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ है? पहली शताब्दी को। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये जो समय है ये कहलाता है एडी। क्या कहलाता है? एडी या एनो डोमिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रहेगा कि एनो डोमिनी को आप बाद का काल भी कह सकते हैं, बिफोर या फिर लेटर पीरियड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? ईसवी सन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ईसवी सन कहते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के 2500 बीसी तक का ये जो कालक्रम है आपके पास वो कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल। दूसरी बात, 2500 बीसी 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक का ये जो कालक्रम है वो आपको कहलाएगा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा, 1500 बीसी से लेकर के आज तक का समय, 1500 बीसी से लेकर के आज तक का ये जो समय है आपको कहलाएगा ऐतिहासिक काल। तो याद रखिए, इतिहास को जब हम लिखित आधारों पर पढ़ते हैं तो 3 भागों में हम इसे बांट देते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को ही हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को ही हम 3 भागों में बांटते हैं। फिर से इसमें पहला काल आता है प्राचीन काल, दूसरा इसका काल आता है मध्यकाल, और तीसरा इसका काल आता है आधुनिक काल। यहां से हम क्या करते हैं? इतिहास को पढ़ना चालू करते हैं। आज हम चालू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। किससे समझना चालू करेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो याद रखिए, हम कहां से समझेंगे? मनुष्य की उत्पत्ति से। तो याद रखिए, अफ्रीका में आज से लगभग 1 लाख साल पहले मनुष्यों के समान बंदरों की उत्पत्ति हुई, और इन बंदरों के समूह को अफ्रीका में प्राइमेट्स के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? प्राइमेट्स के नाम से। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या देख रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। याद रखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? मनुष्यों की उत्पत्ति। बच्चों, ये आपका विश्व है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा, ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा बच्चों, ये आपका फिर ऐसे करके ये आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और ये यहां से अगर मैं कुछ इस प्रकार से आकृति बना दूं तो ये आपका हो जाएगा यूरोप, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका क्या है? एशिया, और ये है बच्चों आपका यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, इसी अफ्रीका महाद्वीप में आज से लगभग 1 साल पहले, सॉरी 1 लाख साल पहले, 1 साल पहले नहीं है, 1 साल पहले तो आपके बच्चे पैदा होंगे। अफ्रीका में 1 लाख साल पहले, 1 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यों के समान दिखने वाले बंदरों की उत्पत्ति हुई, और इन बंदरों के समूह को प्राइमेट्स कहा गया।
यही जो प्राइमेट्स हैं, यही जो प्राइमेट्स हैं आगे चल करके आधुनिक मानव का रूप लेंगे। तो अफ्रीका में ही आज से लगभग 1 लाख साल पूर्व प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई और इस प्राइमेट्स में बंदर, लंगूर और चिंपैंजी को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ये प्राइमेट्स का समूह कहां आया? अफ्रीका में आया। इसीलिए मानव सभ्यता का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि प्राइमेट्स की उत्पत्ति कहां हुई है? अफ्रीका में हुई है। धीरे धीरे प्राइमेट्स अपने नेचर को चेंज करते गए, अपने आचरण को चेंज करते गए और जंगलों से निकल करके कहां आ गए? मैदानों में आ गए। तो ये जो प्राइमेट्स का समूह है, ये जब मैदानों में आ गए, जब ये मैदानों में आ गए तो इन्हें प्राइमेट्स ना कह के हमने कह दिया रामापिथेकस। क्या कह दिया? रामापिथेकस। तो ऐसा वानर समूह जो जंगलों से निकल करके बच्चों मैदानों में आकर के बस गया, उस समूह को हमने किस नाम से जाना? रामापिथेकस के नाम से जाना। और रामापिथेकस में जो मानव हुए उन्हें आप किस नाम से जानेंगे? महाकपि के नाम से जानेंगे। मतलब विशालकाय बंदर। महा का मतलब क्या होता है? विशाल, और कपि का मतलब क्या होता है? बंदर। तो महाकपि के नाम से आप जानेंगे किसको? रामापिथेकस को। रामापिथेकस में कौन कौन आएंगे? तो ऐसे लोग आएंगे, ऐसे बंदर आएंगे जो जंगल छोड़ करके मैदानों में आकर के बस गए। तो मैदानों में जो आकर के बस गए बच्चों, उन्हें रामापिथेकस कहा गया। इन रामापिथेकस ने पहली बार अपने 2 पैरों पर चलना चालू किया। कितने पैरों पर? 2 पैरों पर। लेकिन ये पूरी तरीके से 2 पैरों पर नहीं चल पाए, लेकिन इन्होंने चलना तो क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया गया था। तो रामापिथेकस के ऐसे लोग जो 2 पैरों पर चलना चालू कर दिए थे, इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बच्चों ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे वानर थे जो 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन अभी तक इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई थी। ये झुक करके क्या करते थे? चलते थे। तो ऐसे मानव जो 2 पैरों पर चालू किए चलना, वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और यही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यही जो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई आगे चल के, और क्या हुआ? वो सीधे खड़े हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे मानव जो क्या कर रहे हैं? 2 पैरों पर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो मानव अस्तित्व में आया, उन्हें हमने कहा होमो हैबिलस। क्या कहा बच्चों हमने इसे? होमो हैबिलस। याद रखिए बच्चों, ये होमो हैबिलस ऐसा मानव था जिसने पहली बार अपने हाथों का क्या किया? प्रयोग किया। तो होमो हैबिलस मानव ने पहली बार अपने हाथों का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो हाथों का प्रयोग करने वाला पहला मानव है होमो हैबिलस। इसने पत्थर को क्या किया था? अपने हाथों में उठाया था। याद रखिए बच्चों, इनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव 2 पैरों पर चल रहा है, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई है। होमो हैबिलस मानव ये भी 2 पैरों पर चल रहा है, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई है, लेकिन ये अपने हाथ का क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। तो हाथ का प्रयोग करने वाला जो मानव है बच्चों, वो है क्या? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद जो मानव आपके पास आया था बच्चों, उसे आपने होमो इरेक्टस, जो मानव आपके पास आया था उसे आपने किस नाम से जाना था? होमो इरेक्टस। याद रखिए बच्चों, ये जो होमो इरेक्टस मानव था, इसी मानव को पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस मानव भी आप कह देते हैं। ये जो होमो इरेक्टस मानव है, इसी मानव को आप पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस कह देते हैं। ये जो मानव है होमो इरेक्टस, ये ऐसा मानव है बच्चों जिसकी रीढ़ की हड्डी पहली बार सीधी हुई
और पूर्ण रूप से सीधा खड़ा हुआ जो मानव है वो कौन सा मानव है? होमो इरेक्टस। याद रखिए जो होमो इरेक्टस है ये आदमखोर मानव है। कैसा मानव है? आदमखोर। तो आदमखोर मानव आपके पास कौन सा आया? तो होमो इरेक्टस आया। इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी हो गई है और ये सीधा चल रहा है। तो सीधा चलने वाला आदमखोर मानव कौन सा है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव के बाद आपके पास जो मानव आया बच्चों उसे आपने कहा निएंडरथल मानव। क्या कहा बच्चों? निएंडरथल मानव। ये जो निएंडरथल मानव है ये ही आगे चल के होमो सैपियंस बना, क्योंकि इसके अंदर भातृत्व भावना, ठीक है, दया भावना आ गई थी। ये जो निएंडरथल मानव है बच्चों इसे सांस्कृतिक मानव कहा गया, क्योंकि इस निएंडरथल मानव ने पहली बार अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार किया था, ठीक है, किसका? अपने भाई बंधुओं का। तो निएंडरथल मानव क्या हुआ? सांस्कृतिक मानव हुआ, क्योंकि इसके अंदर दया भाव आ गया था। मरने के बाद इन्होंने क्या किया? अपने भाइयों को दफनाया और कई बार आग में भी जलाया। आग की कुछ कैसे हुई वो हम आगे देखेंगे। याद रखिए ये जो निएंडरथल मानव है सांस्कृतिक मानव है, और निएंडरथल मानव के बाद आपके पास जो मानव आया उसे ही आपने कहा होमो सैपियंस। याद रखिए बच्चों ये जो होमो सैपियंस मानव है इसके पास सोचने और समझने की क्या आ गई है? क्षमता आ गई है। तो ऐसा मानव जो सोचने और समझने में सक्षम है उस मानव को क्या कहा हमने? क्या कहा? होमो सैपियंस कहा। तो यहां पे होमो सैपियंस बन गया है मानव, और यहां से आपका इतिहास क्या होगा? चालू होगा। तो पहली चीज आपने देखा है अफ्रीका। इस अफ्रीका में आज से लगभग 1 लाख साल पहले क्या हुआ है? आधुनिक मानव के पूर्वजों का जन्म हुआ है, और इनके पूर्वजों को क्या कहते हैं हम? प्राइमेट्स। और इस प्राइमेट्स में किस किस को शामिल करते हैं बच्चों? हम करते हैं बंदर को, लंगूर को और चिंपैंजी को। ये प्राइमेट्स का समूह जब जंगल से निकल करके बच्चों, जब ये जंगल से निकल करके मैदानों में आके बस गया, इन्हीं को कहा गया रामापिथेकस। और रामापिथेकस में बहुत बड़े बड़े बंदरों को क्या किया जाता था? सम्मिलित किया जाता था। मतलब आज के जो मानव है लगभग 6 फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं। उस टाइम के जो मानव थे लगभग 8-8 फीट, 9-9 फीट के हुआ करते थे। तो वही जो 8-8, 9-9 फीट के जो मानव हुआ करते थे इन्हें क्या कहा गया? महाकपि कहा गया। तो ऐसा महाकपि वर्ग जो अपने 2 पैरों पर चलने लगा, तो 2 पैरों पर चलने लगा तो इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ये 2 पैरों पर चलते हैं लेकिन पूरा सीधा नहीं चल सकते। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो बच्चों आपके पास मानव आया वो आया होमो हैबिलस। ये होमो हैबिलस ऐसा मानव था जिसने पहली बार अपने हाथ का प्रयोग किया। तो हाथ का प्रयोग करने वाला जो पहला मानव है बच्चों वो होमो हैबिलस है। होमो हैबिलस के बाद जो मानव आया वो आया कौन? होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस मानव है इसे आप पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। और ये जो होमो इरेक्टस मानव है ये आदमखोर मानव के नाम से जाना जाता था। वो अपने आसपास के कमजोर मानव को मार करके क्या कर लिया था? खा लिया था और खा जाता भी था। होमो इरेक्टस मानव के बाद आपके पास जो मानव आया था उसे निएंडरथल मानव कहा गया। ये जो निएंडरथल मानव था ये सांस्कृतिक मानव हुआ। कैसा मानव हुआ? सांस्कृतिक। मतलब इसने पहली बार भाव, दया भावना का, ठीक है, परिचय दिया और अपने भाई बंधुओं को, अपने सगे संबंधियों को क्या किया? जुटाना चालू किया। मतलब इनका संस्कृति उस समय बन गया था, ठीक है, एकजुट होकर के वो क्या करने लगे थे? रहने लगे थे। तो निएंडरथल मानव सांस्कृतिक मानव हुआ और दाह संस्कार इसने किया था पहली बार निएंडरथल मानव ने, इसीलिए इसको सांस्कृतिक मानव हम कह रहे हैं। सांस्कृतिक मानव निएंडरथल के बाद आपके पास आया होमो सेपियंस, ऐसा मानव जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो गई। वो कहा हमने, क्या कहा उसे? होमो सेपियंस कहा। एक बात और, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? मानव सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। लेकिन अगर आपको कहे मानव सभ्यता का पालन पोषण, या फिर कहे मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना अगर बात करेगा बच्चों तो मानव सभ्यता की पालना की बात होगी तो आएगा आपका क्या? एशिया महाद्वीप।
तो एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को बच्चों मानव सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। हमने आदमखोर मानव से या फिर बर्बर मानव से या फिर हम कह सकते हैं बंदरों से आधुनिक मानव होमो सैपियंस तक कैसे विकास किया वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे बच्चों कि मनुष्य होमो सेपियंस बनने के बाद अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल पर। ऐसा कालखंड जिस कालखंड में आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उस कालखंड को आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जब आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो जब लिखित साक्ष्य मिला तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो आप जानकारी प्राप्त करेंगे उस समय के उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए हथियारों के माध्यम से। तो उस समय का प्रमुख हथियार था क्या? पत्थर। हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? प्रागैतिहासिक काल का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल का कालखंड क्या है? मनुष्य के जीवन आरंभ से लेकर के 2500 बीसी तक। याद रखिए, प्रागैतिहासिक काल का जब अध्ययन करते हैं तो हमारे पास आता है पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल। इसी पाषाण को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो जिस काल की संपूर्ण जानकारी हमको उनके पत्थरों से मिली वो पाषाण काल है। पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग कहलाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग कहलाता है मध्य पाषाण काल, और इसका जो तीसरा भाग है वो कहलाता है उत्तर, या इसी को आप कह देते हैं नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। चूंकि पत्थरों से हमको सभी जानकारी मिलेगी, इसीलिए ये पाषाण काल पैलियोलिथिक एज है। पहला हम देखेंगे क्या? प्री हिस्टोरिक एज को। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में याद रखिए ये मनुष्य का क्या है? आरंभिक समय है। क्या है बच्चों? ये मनुष्य का आरंभिक समय। इसका मतलब ये है मनुष्य जिस समय अस्तित्व में आया, जब वो होमो सैपियंस बना, जब वो क्या बना? होमो सैपियंस बना, उस समय का पहला इकाई क्या है? ठीक है, पूरा पाषाण काल। मनुष्य आया और आ करके नदी के किनारे आया और नदी के किनारे क्या किया है? इस मनुष्य ने निवास किया है। इस मनुष्य ने नदी के किनारे निवास किया है, और आपको पता होगा बच्चों, नदी के किनारे आपको नदी के तट पे क्या मिलेगा? बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। तो आया ये जो मनुष्य है इस धरती पर आकर के क्या किया? नदी के तट पर, चित्र बना देता हूं, चित्र बनाने में एक्सपर्ट हूं मैं, है ना, आकर के इस नदी के तट पर क्या किया? निवास किया। और नदी तट में निवास करने के बाद उसने क्या किया? कंदमूल खाया और नदी के तट पर सो गया। नदी के तट में सो गया बच्चों, और ऐसा कुछ दिनों तक वो करता रहा। मनुष्य के साथ साथ यहां पर और अन्य जानवर भी हुआ करते थे। मनुष्य के साथ साथ जानवर भी हुआ करते थे। एक दिन जब यह मनुष्य नदी में पानी पीने गया था, जानवर से इसकी मुलाकात हो गई, और जानवर और मनुष्य में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, फाइट हो गया। और इस फाइट में मनुष्य मर गया। ये मनुष्य क्या हो गया? मर गया। ये जब मनुष्य मर रहा था तो इस मनुष्य ने इसको देखा कि ये जब जानवर आता है बच्चों, जब जानवर आता है और जानवर से जब मनुष्य का आमना सामना होता है तो मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस मनुष्य ने जब ये चीज देखा तो ये चले गए कहां? पहाड़ों की गुफाओं में। कहां चले गए? पहाड़ों की गुफाओं में। मतलब इस मनुष्य ने अब नदी के तट को छोड़ करके पहाड़ों में निर्मित गुफाओं में अपना शरण बना लिया।
ठीक है, अपना शरण बना लिया। किसमें बना लिया? पहाड़ों के ऊपर के गुफाओं में। क्यों बना लिया? क्योंकि इस मनुष्य के पास दिमाग है, ये सोचता समझता है, और इसने देखा कि जानवर और मनुष्य का लड़ाई हुआ है और लड़ाई में मनुष्य मर गया है, तो ऐसे में मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं कहां चले जाता हूं? पहाड़ों की गुफाओं में। तो पूरा पाषाण काल के दौरान ये नदी के किनारे से निकल करके, ये नदी के किनारे से निकल करके कहां चले गए बच्चों? पहाड़ों के गुफाओं के अंदर चले गए। पहाड़ों में जो, ठीक है, गुफा बने थे उनके अंदर चले गए और वहां पर जाकर के निवास करने लगे। याद रखिए, भारत में इसका साक्ष्य मिलेगा आपको, ठीक है, भीमबेटका से। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। वो सारा कुछ जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे में आएगा। गुफाओं में चले गए। अब ये गुफा के नीचे नदी बह रहा है, ऊपर में मनुष्य बैठा हुआ है। मनुष्य ने देखा, क्या देखा? कि जानवर आया है पानी पीने के लिए। कौन आया है पानी पीने के लिए? जानवर। पहाड़ में पत्थर रखा था बहुत सारा, हमेशा रखा रहता है पहाड़ में छोटा छोटा, बहुत, ठीक है, छोटा छोटा का मतलब इस साइज का, लगभग जो बड़ा होता है, छोटा जिसको कह रहा हूं वो बड़ा है। तो पत्थर रखा रहता था बड़ा बड़ा। 4 लोग मिले और 4 लोग मिलकर के क्या किए? इस पत्थर को नीचे गिरा दिए। ये पत्थर इस जानवर को लगा और ये जानवर क्या हो गया? मर गया। जब ये जानवर मर गया तो इन्होंने क्या किया? उस जानवर को ला करके खाया। तो पूरा पाषाण काल के दौरान ही मनुष्यों ने मांस को खाना क्या कर दिया था? चालू कर दिया था। इस बात की आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, इस मनुष्य ने जब ये पत्थर को गिराया, तो पत्थर से पत्थर आपस में टकरा करके चिंगारी उत्पन्न हुई और इस चिंगारी से बच्चों आग लग गया। तो क्या पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने किसकी खोज कर ली है? आग की खोज कर ली है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज आप पूरा पाषाण काल में देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य आया था, नदी के किनारे निवास करता था, कंदमूल खाता था और तट पर सो जाता था। लेकिन पशु को देखा, लड़ाई हुआ तो उसको समझ में आया कि तट पे नहीं रहना चाहिए, तो वो चले गया कहां? पहाड़ों की गुफाओं में, और गुफाओं में रहने लगा। उसने देखा पहाड़ों की गुफाओं से नीचे में जानवर है। चूंकि वो होमोसेपियंस था, उसके मन में दिमाग आया, उसके दिमाग में आइडिया आया, दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खाया, वो कुछ भी हो समझो। तो उसने क्या किया? एक बड़े से पत्थर को गिराया और बड़े से पत्थर को जैसे ही गिराया जानवर मर गया। उन्होंने देखा जानवर मर गया है, जानवर को उन्होंने उठाया और उठा करके लेके आए गुफा के अंदर और उसको खाने लगे। तो बच्चों मांस को तो वो लोग खा लिए, बच गया हड्डी। क्या बच गया? हड्डी। तो हड्डी पड़ा रहा। और दूसरी चीज, एक तो हड्डी इनके पास कलेक्ट है, आगे चल के, ठीक है, ये हड्डी का औजार बनाएंगे क्योंकि इनके पास लगातार हड्डी कलेक्ट होता रहता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, ये पत्थर जब नीचे गिर रहा था तो पत्थर में आपस में घर्षण हुआ था, पहाड़ के पत्थर में और जिसको इन्होंने गिराया था उस पत्थर में। तो घर्षण के कारण आग निकला था और आग की खोज इन्होंने की। खा रहे थे, पी रहे थे और गुफाओं में रह रहे थे, बोर हो गए थे, इसीलिए पत्थर से चित्र बनाना चालू कर दिए। तो पूरा पाषाण काल के दौरान ही चित्रकारी क्या हुई? आरंभ हुई। तो चित्रकारी प्रारंभ करने का श्रेय भी पूरा पाषाण काल के मनुष्यों को जाता है। तो पहाड़ों में ये चित्र बनाने लगे। तो चित्र में क्या बनाएंगे? पहाड़ों के नीचे नदी है, नदी के पास जानवर आ रहा है और पहाड़, भाई नदी है तो नदी में मान लो कि घड़ियाल रहता रहा होगा। बेसिकली उस समय मान लो उस समय घड़ियाल रहता होगा, तो उन्होंने देखा होगा तो घड़ियाल को बना दिया। समझ में आ रहा है? उस समय छिपकली रहता था, जिसको हम आम भाषा में टेटका कहते हैं, तो टेटका को बनाया होगा, है ना। तो उन्होंने क्या क्या बनाया है? घड़ियाल बनाया है, छिपकली बनाया है, आखेट करता हुआ मनुष्य बनाया है, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के दौरान 3 चीजों को आपको याद रखना है कि वो बड़े पत्थरों को प्रयोग करते थे सबसे पहले। दूसरी चीज, तट को छोड़ करके, नदी तट को छोड़ करके वो पहाड़ों की गुफाओं में चले गए। तीसरी चीज, आग की खोज हो गई। और चौथी चीज, आपको क्या मिल गया? शिकार मिल गया। तो शिकार करना भी इनको आ गया है। किस टाइम पे? पूरा पाषाण काल। आगे पूरा पाषाण काल से हम चलेंगे अब मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में परिवर्तन यह होगा कि अब ये पशुपालन चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? पशुपालन।
तो मध्य पाषाण काल के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात है पशुपालन आरंभ हुआ। पशुपालन आरंभ कैसे हुआ होगा, अब ये आता है दिमाग में। याद रखिए, ये मध्य पाषाण काल के जो पत्थर हुआ करते थे वो अत्यंत ही छोटे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अत्यंत ही छोटे हुआ करते थे। इसीलिए मध्य पाषाण काल को इतिहासकारों ने, ठीक है, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथिक एज कहा है। मतलब कि इस समय का पत्थर इतना छोटा हुआ करता था, इस समय का औजार इतना छोटा हुआ करता था कि ये इस पत्थर से जब किसी चीज को फेंक के मारे तो वो पूरी तरीके से मर नहीं पाया। और जब वो पूरी तरीके से मर नहीं पाया तो उसको पकड़ के ले आए अपनी गुफा में और उसको कुछ दिन तक रखा। अपने आप वो ठीक हो गया रहा होगा या फिर उसका उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया होगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने उस जानवर को पकड़ के लाया होगा और ला करके अपने गुफा में रखा होगा, वो जानवर ठीक हो गया होगा और मनुष्यों के साथ वो फैमिलियर हो गया होगा, तो उसे मनुष्यों ने अपने साथ रखना प्रारंभ कर दिया होगा। इसी से चालू होता है आपका पशुपालन। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में चालू हुआ। मध्य पाषाण काल में हथियार अत्यंत ही छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज की संज्ञा दी गई है। और पशुओं में सबसे पहले कुत्ता, किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। तो मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ते को क्या बनाया? पालतू पशु बनाया। मध्य पाषाण काल के दौरान ही हड्डियों के उपकरण वो बनाने क्या कर दिए थे? प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि पूरा पाषाण काल से जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे तो हड्डियों का भंडार लग चुका होगा ना, क्योंकि पूरा पाषाण काल में वो जानवरों को मार के खा रहे थे, है ना। और मध्य पाषाण काल तक आते आते बहुत सारा हड्डी रह गया होगा, तो उनको आइडिया आया होगा कि हड्डी का औजार बनाना चाहिए। तो मध्य पाषाण काल में हड्डी का औजार बनना चालू हो गया था, पशुपालन चालू हो गया था और हथियार अत्यंत छोटे हो गए थे इनके, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के बाद हम जाएंगे कहां? उत्तर पाषाण या फिर नव पाषाण काल में। यहां पे परिवर्तन ये आया इतिहास में। याद रखिए बच्चों, परिवर्तन के बारे में ही आप इतिहास में अध्ययन करेंगे और आप चिंतन मनन करके देखेंगे कि कैसे परिवर्तित हुआ। इतिहास पढ़ने का अर्थ सिर्फ इतना है बच्चों कि आपको एक चिंतनशील मनुष्य बनना है और आपको यह जानना है कि मध्य पाषाण काल से उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में जब हम पहुंचे तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। तो जब हम मध्य पाषाण से उत्तर पाषाण में पहुंचे तो सबसे पहला जो हमारे अंदर परिवर्तन आया, हम स्थायी हो गए। हम क्या हो गए? स्थायी हो गए। तो मनुष्य सबसे पहले क्या हुआ? स्थायी हुआ। इससे पहले वो क्या कर रहा था? घुमंतु जीवन बिता रहा था। मध्य पाषाण काल में खेती भी चालू हो गया था बच्चों। उस समय, ठीक है, झूम खेती की जाती थी, पेड़ों को काटा जाता था, जलाया जाता था और उसके बाद वहां पे फसल बो दिया जाता था। कुछ समय रहा जाता था वहां पे और फिर वो छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते थे। लेकिन नव पाषाण काल में स्थायी निवास चालू किया। मध्य पाषाण काल में इन्होंने कैसा निवास चालू किया? स्थायी निवास। आपको स्थायी निवास के साक्ष्य मिलेंगे, आपको कहां से मिलेंगे? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ कराल से, ठीक है। तो स्थायी निवास चालू हो गया है। पशुपालन ये पहले से कर रहे हैं, ठीक है। आदमगढ़ से, आपको मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, ठीक है, मध्य पाषाण काल में आपने पशुपालन को देखा है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से आपको जानकारी मिलेगा कि पहली बार पशुपालन किया गया था। तो नव पाषाण काल में स्थायी निवास क्या हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, मनुष्य ने स्थायी निवास किया। जब मनुष्य ने बच्चों स्थायी निवास किया तो स्थायी कृषि भी इनका चालू हो गया। मनुष्य ने स्थायी कृषि किया है, इसका साक्ष्य आपको मिलेगा मेहरगढ़, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित है। तो मेहरगढ़ से बच्चों आपको स्थायी कृषि का पहली बार साक्ष्य मिलेगा। तीसरी बात, पहली बात क्या हुआ? स्थायी निवास। दूसरी बात क्या हुआ? स्थायी कृषि। और तीसरी बात आप जानेंगे, पहिए का आविष्कार। खेत से, उनके फार्म से घर तक फसल कैसे आएगा? कैसे आएगा? पहिए के माध्यम से आएगा। और पहिए को कौन लाएगा? जानवर लाएगा। चूंकि ये पशुपालन करते हैं और चूंकि ये क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं और इन्होंने क्या किया है? पहिया भी बना लिया है। इसका मतलब ये है कि ये पहिए के माध्यम से अपने फसलों को अपने घर तक लाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट बात और होगा नवपाषाण काल में, याद रखिए इसी समय मृदभांड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मृदभांड का निर्माण भी क्या हुआ, चालू हुआ। अंग्रेजी में इस मृदभांड को पोर्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टल। तो मृदभांड का निर्माण भी कब चालू हुआ है, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के दौरान मनुष्य स्थायी निवास करेगा, स्थायी कृषि करेगा और पहिए का आविष्कार होगा, और चावल को, उनके खाद्यान्न को रखने के लिए क्या चालू होगा, मृदभांडों का निर्माण चालू होगा। तो इतनी चीजें होंगी किसमें, पाषाण काल में। जब पाषाण काल चले जाएगा, जब पाषाण काल चला जाएगा तो आपके पास आएगा ताम्र पाषाण काल। जिस काल में पहली बार तांबा खोजा गया उस कालखंड को ताम्र पाषाण के नाम से आप जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, ताम्र पाषाण काल के नाम से। तो तांबे की खोज, अब हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की। 5000 बीसी में ये चालू होता है और लगभग 1800 बीसी में जाकर के खत्म होता है ताम्र पाषाण काल। याद रखिए 5000 बीसी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित, एटा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, एटा जिला। और इस एटा जिला में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है बच्चों इस जगह का, अतरंजी खेड़ा। इस एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नाम की जगह पर पहली बार तांबा खोजा गया और इससे हमें ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पता चला। तो आपको ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगा। मध्य प्रदेश से इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान से आपको इसकी जानकारी देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र से इसकी आपको जानकारी देखने को मिलेगा। याद रखिए जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे को मिलाकर के औजार बनाया गया वो कालखंड है ताम्रपाषाण काल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवपाषाण काल के दौरान मनुष्य जमीन के नीचे गर्त में रहता था, मनुष्य जमीन के नीचे गर्त में रहता था, गर्तावास में। लेकिन अब ताम्रपाषाण काल के दौरान मनुष्य ऊपर आ जाएगा, अब जमीन के ऊपर रहेगा। इस समय का जो घर है वो पत्थर से बनेगा, पत्थर से। तो पत्थर से निर्मित घर किस काल का रहेगा, ताम्रपाषाण काल। और पत्थरों का इस समय भी बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। जब कोई मर जाएगा तो उसके ऊपर बड़े बड़े शिलाखंडों को रख दिया जाएगा जिसे महापाषाण कहेंगे और स्मारक भी कह देंगे, स्मारक जैसा दिखेगा। तो महापाषाण स्मारक भी आपको ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलेगा। कोई मर जाएगा तो उसके ऊपर बड़े बड़े शिलाखंडों को हम रख देंगे। तो ताम्रपाषाण काल में आप देखेंगे तांबे का प्रयोग हुआ, कहां कहां पे तांबे का कुत्ता मिला, तांबे की मोहरें कहां से मिली, तांबे की अन्य वस्तुएं कहां से मिली, वो सारा कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से देखने को आपको मिलेगा। याद रखिए ताम्रपाषाण काल के दौरान जितने भी घर है वो किससे बने होते थे, पत्थर से बने होते थे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले तांबा खोजा गया, उत्तर प्रदेश स्थित एटा जिला, और एटा जिला में क्या है, अतरंजी खेड़ा नाम का स्थान। ताम्रपाषाण काल जब चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इन दोनों कालों से कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको दूसरा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। ये चालू कब से होगा, 2500 बीसी से चालू होगा और 1500 बीसी तक ये रहेगा। ऐसा कालखंड जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य मिला हमको, क्या मिला, लिखित साक्ष्य, लेकिन हम उसे पढ़ या समझ नहीं सके। जिसे हमने पढ़ या समझ नहीं सका वो कालखंड क्या कहलाया, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। तो याद रखिए आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान आपको मिलेगा भाव चित्रात्मक लिपि। क्या मिलेगा, भाव चित्रात्मक लिपि मिलेगा।
बाउस्ट्रोफिडन लिपि मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन आप इस भाव चित्रात्मक लिपि को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये लिपि को आप आगे जाके जब अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी होगा कि ये लिपि दायां से बायां लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिपि को लिखा जाता था। 62 मूल चिन्ह इसमें थे, ठीक है, और इनके माध्यम से, ठीक है, इस लिपि को लिखा जाता था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या देखने के लिए मिलेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिए, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है पहली बार आया था अस्तित्व में, सिविलाइज्ड होकर आया था। कैसे आया था? सिविलाइज्ड होकर। मतलब ऐसा, देखो ये क्या लिखा है? सभ्यता। इससे पहले हमने सभ्यता नहीं पढ़ा था और इसके बाद भी हम सभ्यता नहीं पढ़ेंगे। भारतीय जो ऐसे लोग हुए, ठीक है, जो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण के बाद अपने आप को इतना डेवलप कर लिए कि उन्हें किस नाम से जाना जा रहा है? सभ्यता के नाम से जाना जा रहा है। उनके कल्चर को हम सभ्यता के रूप में पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1500 बीसी में आपको देखने को मिलेगा। इसका खोज कैसे हुआ थोड़ा सा जान लीजिए आप। इसका खोज 1826 में अंग्रेजों को रेलवे ट्रैक बनाना था कराची से लाहौर। 1826 में अंग्रेजों को रेलवे ट्रैक बनाना था कराची से लाहौर। तब एक अंग्रेजी डायरेक्टर जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, क्या नाम था इसका? चार्ल्स मैसन नाम था। इस चार्ल्स मैसन को यह काम दिया गया था और ये भारत के क्षेत्र में आया और भारत के क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के लिए काम करवाना चालू किया। रेलवे ट्रैक का ये जब काम करवा रहा था तो इसको ईंटा मिला, ठीक है, और ईंट को इसने रेलवे के निर्माण में क्या कर लिया? प्रयुक्त कर लिया। जब इनको ईंट मिला तो रेलवे के निर्माण में इसको प्रयुक्त कर लिया। 1842 में ये रिटायर हो गए और चले गए और इन्होंने अपनी किताब लिखी और अपनी किताब में इस क्षेत्र से मिले ईंटों का क्या किया? इसने जिक्र किया। इसकी किताब को बाद में जाकर के अंग्रेजों ने पढ़ा और पढ़ करके सन 1921 में पहली बार एक अंग्रेज जिसका नाम था सर जॉन मार्शल, क्या नाम था? जॉन मार्शल, इसे क्या किया? भारत के क्षेत्र में भेजा और भारत के क्षेत्र में जब भेजा तो इस जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्ववेत्ता राय बहादुर दयाराम साहनी के सहयोग से पहली बार हड़प्पा को खोजा। किसको खोजा? हड़प्पा को खोजा। समझ में आ रहा है? कब खोजा? 1921 में ही खोज लिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया ये जो पहला नगर था हड़प्पा, इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आगे चल के हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? खोजा गया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, फिर मोहनजोदड़ो खोजा गया, चंद्रजोड़ो खोजा गया, धौलावीरा, लोथल करके एट प्रेजेंट तक 2800 से ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए। आगे जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना तो हमको पता चला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज से लगभग 10 लाख साल पुरानी सभ्यता है और अलग अलग इतिहासकारों ने इसके कालक्रम के बारे में अलग अलग मत दिया है। उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग ने इसके बारे में क्या बताया है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है, सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाएगी आपका आद्य ऐतिहासिक काल भी समाप्त हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाएगी तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा, चालू होगा ऐतिहासिक काल। क्या चालू होगा? ऐतिहासिक काल। तो जो ऐतिहासिक काल है बच्चों, ये चालू होता है 1500 बीसी से लेकर के और ये चलता है आज तक। कब तक चलता है? आज तक चलता है आपका क्या? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो आपको कालखंड देखने को मिलेगा वो मिलेगा वैदिक काल। क्या मिलेगा? वैदिक काल। तो ऐसा कालखंड बच्चों जिस कालखंड की संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होगी उस कालखंड को हम वैदिक काल के नाम से जानेंगे। तो वैदिक काल का जो कालक्रम है 1500 बीसी से चालू होकर के 600 बीसी तक रहेगा।
कब तक रहेगा बच्चों? 600 बीसी तक। तो 1500 से लेकर के 600 बीसी तक का कालक्रम है वैदिक काल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इस वैदिक काल को हम पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसका जो पहला भाग है बच्चों वो ऋग वैदिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋग वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल में आप ऋग्वेद की रचना के संबंध में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल का वह कालखंड जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई वो कालखंड ऋग्वैदिक काल कहलाता है। तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के कालखंड को हम ऋग्वैदिक काल कहेंगे। और ऋग्वैदिक के बाद आएगा आपके पास उत्तर वैदिक काल। तो बच्चों याद रखिए, जिस कालखंड में ऋग्वेद को पढ़ने, समझने, जानने और बोलने के लिए अन्य तीन वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और ज्योतिष की रचना की गई वो कालखंड कहलाएगा बच्चों आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड रहेगा बच्चों 1000 बीसी से चालू होगा और 600 बीसी में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में आप पढ़ेंगे कि ऋग्वेद की रचना किसने की? आर्यों ने की। ये आर्य भारत के निवासी नहीं थे। तो आर्य जब भारत के निवासी नहीं थे बच्चों तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि आर्य कहां के निवासी थे? तो एक इतिहासकार है, जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर, और उस मैक्स मूलर द्वारा ये बताया गया है कि जो आर्य थे वो भारत के निवासी नहीं थे। वो कहां के निवासी थे? वो मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक काल से पहले बच्चों आपने सिंधु घाटी सभ्यता देखा है। सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ में समाप्त हो गई थी और भारत में कोई भी भारतीय नहीं रह गया था। तो ये जो आर्य थे वो कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे, जो पशुओं को चराते हुए भारत के क्षेत्र में पहुंचे। और भारत के क्षेत्र में पहुंच करके बच्चों इन्होंने क्या किया? अपना निवास स्थान बनाया, और अपना निवास स्थान बना करके बच्चों इन्होंने ऋग्वेद की रचना चालू की। कुछ समय पश्चात इन्होंने अपने निवास क्षेत्र में विस्तार किया और विस्तार करके कहां पहुंच गए? उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखिए बच्चों, सप्त सैंधव प्रदेश में ये पहले रहते थे। ये जब आर्य आए थे, कहां से आए थे? मध्य एशिया। क्या करते हुए आए थे? पशु चराते हुए। कैसे रहते थे? कबीलों में। कैसे रहते थे? कबीलों में। तो ये आए थे तो कैसे रहते थे? कबीलों में। और आर्यों के 5 कबीले हुए थे बच्चों। पहला हुआ था अनु, दूसरा हुआ था पुरु, तीसरा हुआ था यदु, तीसरा हुआ था तुर्वस। क्या हुआ था बच्चों? तुर्वस और द्रुहु। ऐसे करके बच्चों आर्यों के कितने कबीले हुए थे? 5 कबीले हुए थे। और आर्य आकर के कबीलों में रहते थे। बाद में इन्होंने अपनी प्रशासनिक इकाई बनाई और प्रशासन करने लगे। ठीक है, तो आर्य आए थे और कबीलों में रहते थे। कहां रहते थे बच्चों? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। कहां रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। मतलब आपको मैं ये मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। ये अगर आपका भारत है तो आर्य इधर से आए थे और यहां पे रहते थे, सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों के तट पर। इसके निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। क्या क्या हो गया बच्चों? सप्त सैंधव प्रदेश। याद रखिए, ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था यहां पे आर्य रहते थे। कौन रहते थे? आर्य। और ये जो आर्य हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान अपने क्षेत्र का क्या किया? विस्तार किया और सदा नीरा नदी गंडक के वनों को जला करके अपना निवास स्थान बनाया। अब वो संपूर्ण गंगा यमुना के दोआब तक फैल गए। इनके निवास क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? आर्यावर्त। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ये निवास किए कहां?
आर्यावर्त में, और यहीं से इनका क्या हुआ, संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद की रचना हुई, यजुर्वेद की रचना हुई और अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद की रचना आर्यों ने नहीं की है, याद रखिएगा। इसकी रचना की है ऋषि अथर्वा और उसके शिष्य आंगिरथ ने। उत्तर वैदिक काल के दौरान ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होगी, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक की रचना होगी, फिर उपनिषद की रचना होगी और फिर वेदांगों की रचना होगी। तो जिस कालखंड में ऋग्वेद को समझने के लिए अन्य 3 वेदों सहित ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना की गई, वह कालखंड कहलाया उत्तर वैदिक काल। याद रखिए बच्चों, उत्तर वैदिक काल के दौरान धर्म अत्यंत ही जटिल हो गया था, ब्राह्मणवाद चालू हो गया था और धर्म और कर्म कांड के नाम पर व्यक्ति को परेशान किया जाना क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। और जब व्यक्ति परेशान हो जाता है बच्चों, याद रखिए, जब भी आप परेशान हो जाते हैं तब आप ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पे आपके मन की बात हो रही होती है।